अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क इस वक्त माशी सियासी सूरत हाल से दो चार है। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि माशी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे उसी सूरत में जब हम मिलकर सारे मुत्तफ़िक होकर एक दूसरे का साथ देंगे। साथ ही साथ आज चूँकि ये यकम मई यौम मज़दूर आलमी तौर पे मनाया जाता है, उस वाले से भी तकरीब से खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ने और उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है अमीर और गरीब के फ़र्क को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे भी पेरेंट्स ने इसी तरह काम किया फैक्ट्री के अंदर, और मज़दूर जो हैं वो किसी भी मुल्क का असासा होते हैं और हमें इनके हकूक़ का ख्याल रखना होगा। आज पूरी दुनिया में यौम मज़दूर मनाया गया और इस निस्बत से बहुत से सेमिनार्स और रैलीज़ और जलसे भी मुनक्किद किए गए। एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है और इसके मकासद क्या हैं, और क्या आज भी जो एक कल्चर है और एक फ़र्क है, एक तबकाती तकसीम है, उसका ख़ात्मा हो सका या नहीं, और अब आज भी मज़दूर अपने हकूक़ की जंग क्यों लड़ रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो अपोजिशन जो है वो हुकूमत को टफ़ टाइम देने जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब एग्रेशंस में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनका साथ देती हुई नज़र आ रही है। वो यहाँ कराची में जलसा भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ सड़कों पे आने का इंदिया भी उन्होंने दिया है, और हुकूमत कोशिश कर रही है कि चीज़ें मैनेज कर ली जाएँ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील कर रही है कोई, या कोई बात पसे पर्दा बातचीत हो रही है, और क्या डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी, सियासी जमातें मिलकर क्यों नहीं बैठती? इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर सियासतदान है। बाजवा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बाजवा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? बाजवा साहब तक हमारी ऑडियो नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे रब्ता हमारा उनसे बहाल, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त हुकूमत क्या हिकमत अमली मुरतब कर रही है, ख़ास तौर पे अपोजिशन अपनी सफ़ बंदी कर रही है और वो सड़कों पर आने की बातें कर रही है। बाजवा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बहुत शुक्रिया आपका जी ज़फ़ीर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त, चूँकि अपोजिशन तो अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही है, वो सड़कों पर आने की बातें कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हमें एग्रेशन में नज़र आए, साथ ही साथ हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शायद कुछ उम्मीद की जा रही है डायलॉग की तरफ आए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि ये नई हुकूमत बनी है, कोalition गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो लोग अपोजिशन में हैं, जिनकी सीटें कम है, या जो इस गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल आवाज मेरी रिपीट हो रही है, आप जरा देखें मेरी आवाज रिपीट नहीं हो रही? आपकी आवाज ठीक आ रही है हम तक जी बाजवा साहब। ओके, मुझे रिपीट हो रही थी, चले अब देखते हैं टेक्निकली। जी प्लीज। अच्छा, बात यूं है कि जिन लोगों को इक़्तिदार नहीं मिल सका, या जो लोग अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सके, वो लोग गवर्नमेंट नहीं बना सके। और ये एक नेचुरल सी बात है कि जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते वो अपोजिशन में जाते हैं, और अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करना, और उनके गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी कुव्वतों को उनका काम है वो पॉलिटिसाइज करें और अवाम को बताएं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की, जी तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो माजी करीब है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और चेयरमैन बानी पीटीआई के साथ जिस तरीके की गुफ्तगू होती रही, जिस तरीके से चेयरमैन बानी पीटीआई उनको डिग्रेड करते रहे और उनकी जातियात पे हमले करते रहे, उनके पर्सनल मामलात को इंटरफेयर करते रहे, तो ये सब चीजें उनको देखनी चाहिए। और मौलाना साहब का एक बड़ा मुकाम है आसिफ अली जरदारी साहब की नजर में, और बिलावल भुट्टो साहब की नजर में मौलाना का एक आला मुकाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे जो अकाबरीन है उनकी नजर में एक बड़ा मुकाम है।
मैं ये समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर कल उन्होंने ये बात की जी कि एक अक्सरीती जमात है पीटीआई, तो मैं ये समझता हूं उनको चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि सियासत में यही करना है उन्होंने, या सियासत यही कहती है कि सियासत का काम सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है, तो उनको चाहिए कि वो उनके साथ मिलके उनके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाए, अपनी अक्सरियत शो करें और इक़्तिदार जो है छीन ले। ठीक। बाकी रह गई बात, मैं ये समझता हूं अगर वो अपोजिशन में रहेंगे तो कतई तौर पे वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को, गवर्नमेंट की प्लानिंग को जी जी वो यकीनी तौर पर क्रिटिसाइज करेंगे। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें, और इंशाल्लाह इस मुल्क की जो मईशत की जो आजकल बदहाली है, या जिस तरीके से महंगाई जोरों पर है, अगर दो साल तक हम काम करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक। पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पे आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी तरफ बाजवा साहब, चूंकि आईएमएफ से एक पहली किस्त तो मिल गई है, बजट भी आपने पेश करना है, मुल्क की मालियाती पोजीशन जो है वो आईएमएफ के माशी इस्तेहकाम के दावों पर एक सवालिया निशान भी बनती जा रही है। चीज़ें अभी महंगी होंगी चूँकि जिस सख्त शराइत के साथ कर्जा मिला है, अभी आपने टैक्सेस में भी इजाफा करना है, फिर बजट भी पेश करना है। आपको लगता है कि कोई रिलीफ दे पाएंगे, कोई चीज़ें मैनेज हो पाएंगी आम आवाम के लिए? बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बड़ा स्ट्रांग है कि क्या आपको लगता है कि हम कोई रिलीफ दे पाएंगे, हम अवाम को महंगाई कम कर सकेंगे, कीमतें जो है वो कमी की तरफ जाएंगी, क्या रिवर्स गियर लगेगा? तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारी पार्टी है उनकी प्लानिंग अब ये है जी कि हम किसी तरीके से नए कर्जे, मजीद नए कर्जे ना लें। और अगर फिर हमें देखें, एक इशू ये है जो मैं, अगर इजाजत दें तो मैं जी जी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा प्लीज। कि हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए या दीगर मामला के लिए हमें कर्जों की इतनी शदीद जरूरत नहीं है जितनी शदीद जरूरत इस बात की है कि जो कर्जे हम पहले ले चुके हैं उनकी जो ड्यू टाइम है, जो जनाब उनको वापस हमने करना है, उसके लिए हमारे रिसोर्सेज इतने बन नहीं पा रहे, हम टैक्सेस इस कदर इकट्ठा कर नहीं पा रहे, हम जो तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं वो अवाम के लिए बड़े बड़े संगीन नतायज हैं, अवाम के लिए मजीद महंगाई जो है वो बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पुराने कर्जों को हम उतार सकें और नए कर्जे ना लें। तो यकीनी तौर पे अगर हम दो बजट, एक ये बजट और एक नेक्स्ट ईयर वाला बजट जो है, अगर हम प्लान कर सके और आईएमएफ की जो सख्त शराइत है जी अगर उनको थोड़ा थोड़ा नरम करने में हम कामयाब हो गए और पाकिस्तान से इंपोर्ट जो है उसको हम कम करने में और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में अगर हम कामयाब हो गए, किसान को रिलीफ देने में और छोटी संतों को हम रिलीफ देने में कामयाब हो गए, तो यकीनन हम इस बहरान से निकल पाएंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन हुकूमत का साथ दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप यौम मज़दूर के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने आज ये बात दोहराई है कि हुकूमत अगर स्टील मिल नहीं चला सकती तो वो सिंध हुकूमत के हवाले कर दे, हम चला कर दिखाएंगे। वो आपकी कारकर्दगी के ऊपर बार बार सवालिया निशान उठाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो आपकी कैबिनेट में तो इत्तेहादी नहीं है लेकिन हुकूमत साजी के अंदर बड़े फैसलों के अंदर वो आपके इत्तेहादी हैं। तो क्या वजह है कि आपकी अपनी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो साथ नहीं देने को तैयार, वो अभी से क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए आपको? मैं अर्ज करता हूँ जनाब, ये बात जो आपने फरमाई है शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये ऐसी बात नहीं की कि हम चला सकते हैं। उन्होंने ये कहा है, जो मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये फरमाया है कि जो लैंड है, जो जमीन है पाकिस्तान स्टील मिल की, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मलकियत है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी एतमाद में लें। और उन्होंने कहा है कि मेरी तजवीज ये है कि इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनर के तहत जो है वो इसको चलाया जाए।
तो हम इस पे काबू पा सकते हैं। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर हुकूमत स्टील मिल नहीं बहाल कर सकती तो सिंध हुकूमत के हवाले कर दे, हम चलाकर दिखाएंगे। तो वो तो आपसे प्राइवेट अगर पार्टनरशिप अगर की बात नहीं देखें, कर रहे। देखिए अभी 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 जो आपका ही चैनल है, इसके ऊपर जो टिकट चल रहे हैं उसमें यही बात आप अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछ लें जी जी। कि यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आपकी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दुनिया में है, चल रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आपके और मेरे दरमियान में उनकी फोटो चल रही है। वो चले पीआईए की आपकी बात हो बात रही तो है। आपकी बात को मान लेते ठीक है। हैं, जफीर साहब आपकी बात को मानते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज ये करूंगा कि इससे पहले पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल, ये 3 कंटिन्यूटी हुई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, पाकिस्तान जनाब। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो और वो पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा थे, और उससे पहले भी, और उसके पहले उनकी अपनी मरकज में भी गवर्नमेंट थी जनाब, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या वजह थी कि वो नहीं चला सके सिंध की? अगर वो सिंध की ही मलकियत है तो उनको चलानी चाहिए थी, कोई कोई हर्डल नहीं था। और पिछले जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी उनका हिस्सा था, और सिंध को मतों की थी मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उनको मना किया होगा। और कोई भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कोशिश तो की है, चाहे बिलावल भुट्टो साहब की ठीक। हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पीएमएलएन की, उसको चलाने की, लेकिन चला नहीं सके। और पूरी दुनिया में ऐसे मामला जो होते हैं उसको फिर लोग जो है वो प्राइवेटाइज करते हैं, और फिर जो जितने अरबों रुपए। बिल्कुल करते हैं सर, लेकिन वाजिब साहब ये भी मसला नहीं है। पीआईए आप प्राइवेट कर दें या इवन स्टील मिल प्राइवेट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये होने भी नहीं चाहिए। ये एक मुल्क के साथ जुड़े हुए दोनों बड़े नाम हैं। सिंबॉलिकली ये हुकूमत पाकिस्तान के पास, रियासत पाकिस्तान के पास ही होने चाहिए, और इससे कोई कर्जा नहीं उतर जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इन इदारों को प्राइवेट करने से या ना करने से। सेकंड ये कि ओवरऑल अगर हम बात करें बाजवा साहब, इस वक्त अपोजिशन ये शोर मचा रही है कि शायद हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि आपको इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, आप राना सनाउल्लाह साहब को मशीर बनाना पड़ा स्पेशली, चूँकि इस वक्त प्रेशर बिल्ड हो रहा है और एक हुकूमत को शायद उस तरह का मौका भी नहीं मिल रहा है काम करने का। आज अगेन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो तो बेचारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। ये तासुर दिया गया है। जी जी। देखें जिस तरफ आप तवज्जो लेके जाना चाह रहे हैं, जी मैं आपके इशारे को, आपकी बात को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक बड़े जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, उनका एक मुकाम है। और अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने अगर हमारी मुखालफत ही करनी है, उन्होंने अपोजिशन लीडर ही बनना है, तो बिल्कुल वो ऐसी बातें कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप घुमा फिरा के कान को सीधे हाथ से पकड़े या उल्टे हाथ से पकड़े, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे, तो ये ऐसा 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 जमाना नहीं है कि मैं मोहम्मद आसिफ बाजवा या मोहम्मद जफीर जो है या आसिफ जरदारी साहब जो है या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी बात को समझ नहीं पाए। ना सिर्फ मैं, बल्कि बिल्कुल एक आम सा जो एक शहरी है, मजदूर है, आज का किसान है, वो भी मौलाना साहब की बात को समझ सकता है। और लोग समझ रहे हैं वो कहाँ पे इशारा कर ऐसा रहे ही हैं। है हाँ, सर। बाजवा साहब जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, चमन तो सारा जाने। बात तो सारा जाने हैं, बात तो सारा जाने हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि वो एक किसी अपने कैलिबर के मुताबिक बात करें। जिन बातों का लोगों को पता है उसको रिपीट करने की जरूरत चले, नहीं है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, इश्तहारों में बात करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट बात करें, और की भी जा रही है, शायद कोशिश भी की जा रही है, और पॉलिटिकली एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, जो कि वक्त का तकाजा नहीं है। वक्त का तकाजा सिर्फ ये है कि आप मिल बैठें, पाकिस्तान की खातिर बेहतर फ़ैसले करें ताकि मुल्क तरक्की कर सके, और फिर मुल्क तरक्की करेगा तो आपकी सियासत भी होगी, चूँकि सियासी इस्तेकाम जुड़ा है बराह रास्त माशी इस्तेकाम के साथ। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। कराची में क्या हुआ, बड़ों की बैठक थी और इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई। MQM जो नाराज़ थी, एक डेडलॉक बरकरार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, उसके ऊपर क्या बातचीत हुई और MQM कैसे मानी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।